गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा के पापा रहते हैं वो भी मोलेस्टेशन का शिकार बन चुके रहते हैं। बचपन में उनके साथ भी हैरेसमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई रहती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं और जिसके बारे में कायरा, रिद्धि, रिया, सॉरी रश्मि, जिया, सबको पता चलता है इस बारे में। तो जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं कि क्या कैसा चीज़ें हो गई है कि हमारे जुडिशल सिस्टम में बॉयज़ के लिए कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी उनकी प्रोटेक्शंस वगैरह किसी के लिए कुछ नहीं है और ये जाते जब पता चलती है तो बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट होते हैं सब के सब। नाउ बैक टू द स्टोरी। जब कायरा को ये सारी बातें पता चलती है अपने पापा के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, बहुत रोने जैसी उसकी हालत होती है क्योंकि पापा जो उसके इतने हंसते खिलखिलाते थे, जो उसे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते थे, हर टाइम उनके लिए रहते थे, आज उनके साथ कुछ पेन हुआ है तो ऑफ कोर्स कायरा को बहुत रोना आया था और कायरा बहुत रोती है और बहुत रोते हुए ये कहती है कि यार मेरे डैड को आज ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से। तो कायरा को एक्चुअली मेरी वजह से इसलिए फेस होता है क्योंकि एकदम से उसने पहले पापा के बारे में जाना नहीं, कुछ नहीं जाना और एकदम से रिद्धि को ले आई जो टीचर थी। तो वो सब चीज़ें उसको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हुई है, जबकि हालांकि कायरा की कोई भी गलती नहीं रहती क्योंकि कायरा को तो पता ही नहीं रहता ये सब चीज़ें। तो कायरा बहुत अपसेट रहती है, रोने जैसी हालत होती है तो वो रिद्धि को कॉल करती है। जब रिद्धि कॉल उठाती है तो रिद्धि बोलती है हाँ बेबी बोलो। तो इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही रहती है, तभी कायरा बोलती है कि पापा के साथ जो हुआ वो सही नहीं था और मुझे ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने ना पापा की कंडीशन जाने बिना उनको आपके बारे में बता दिया। आई डोंट नो यार कि हमारा रिलेशन का क्या होगा, पता नहीं पापा एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पापा को क्या होगा, पापा को साथ जो हुआ वो सही नहीं था। तभी रिद्धि कहती है कि बेबी अभी एट प्रेजेंट हमें ये रिलेशन के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए अभी रिलेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पापा की हेल्थ है और मेरे ख्याल से अभी उन्हें हैप्पी रखना, उन्हें हेल्दी रखना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनके मन से ये जो टीचर्स लोग बैड होती हैं या टीचर्स लोग सिर्फ़ और सिर्फ मोलेस्टेशंस करती हैं या टीचर्स लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें जो उनके दिमाग में आ चुका है उन सबको हमें निकालना है, साइड करना है क्योंकि हर टीचर एक नहीं होता। कहते हैं ना कि एक मछली तालाब को ख़राब कर देती है, वही किस्सा हुआ है। एक टीचर ने पूरे टीचर की कास्ट को ख़राब कर दिया रहता है। तो वो कायरा को बहुत प्यार से रिद्धि समझाती है और रिद्धि कहीं न कहीं ये चीज़ ऐसा रहता है कि उसे भी अपने मिलकर अंकल के लिए कुछ करना है, मतलब अंकल को इन सारी प्रॉब्लम से निकालना है। तो कायरा बोलती है कि हम क्या करेंगे? तो कायरा बोलती है कि आप अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको थोड़ी अच्छी-अच्छी जगह लेकर जाओ, उन्हें थोड़ा फ्रेश माइंड कराओ और घुमाओ-फिराओ तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और अभी उनसे हमारे रिश्ते की बात कुछ भी नहीं करनी है। उन्हें इन सब से दूर रखो। जब वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाएँगे, उसके बाद मैं उनसे खुद इस बारे में बात करूँगी। लेकिन कायरा कहती है कि नहीं बेबी, अगर पापा अभी ठीक हो गए और फिर उसके बाद आप फिर से आईं तो उनकी यही कंडीशन होगी। उन्हें प्रॉब्लम टीचर वर्ड से हो चुका है। वो जब भी ये सुनते हैं कि मेरी बेटी किसी टीचर को लाइक करती तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने मुझे मोलेस्ट किया है, मोलेस्ट करके, हैरेस करके ये सब चीज़ें हुई हैं। तो वो उनके दिमाग में बैठ चुका है तो उन्हें निकालना अभी ही पड़ेगा। हम उनके ठीक होने के बाद हम उनसे फिर ये टॉपिक छेड़ें तो कोई मतलब नहीं है। बाद में भी ये इशू आएगा कि उनकी फिर से ऐसी कंडीशन हो जाएगी। कायरा की बात में सही रहती है, कायरा की बात में दम रहता है क्योंकि ये बात सच है कि अभी अगर उन्हें पहले जैसा किया फिर यही टॉपिक निकलेगा, वो उसी मोड पे जाएंगे। तो रिद्धि कहती है कि ठीक है बट मैं कैसे अभी उनको हैंडल करूं क्योंकि सिचुएशन अभी थोड़ी सी क्रिटिकल है और मैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में उनसे बात करके उन्हें कैसे ये सब चीज़ें समझाऊं। सब कुछ जैसी वो सुनती है तो थोड़ा शॉक्ड होती है। तो कायरा कहती है कि पता नहीं बेबी, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है बट मैं ये चाहती हूँ
कि अब जो बात होगी वो सामने के सामने होनी चाहिए, और मैं ये पापा को ये सब चीज़ें बताना चाहती हूँ कि पापा आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता है। कायरा बोलती है जब ये सारी बात रिद्धि से, तो रिद्धि के जो पापा रहते हैं वो पीछे रहते हैं, क्योंकि वो वीडियो कॉल हो रहा रहता है, तो उनके पापा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सुन लेते हैं। तो कायरा एकदम से बोलती है कि पापा पीछे खड़े। तो रिद्धि को समझ में नहीं आता है, कहते कौन पीछे खड़ा है? तो कहती पापा पीछे खड़े हैं। तो वो तभी एकदम से बोलती नमस्ते अंकल। तो रिद्धि एकदम से टर्न होकर देखती है, तो वो पापा रहते हैं। तो उसके पापा एक्चुअली आ चुके रहते हैं। तो तभी वो पूछती है कि पापा आप बाहर गए थे, आप आ गए? तो वो कहते हैं हाँ मैं गया था, काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं आ गया। समथिंग इज़ दैट विच आई डोंट नो, उसके पापा कहते हैं। तभी कायरा बोलती है कि तभी रिद्धि कहती है कि हाँ पापा, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ बात करनी है। तो पापा बोलते हैं ठीक है, आप फ्री हो जाओ, मेरे रूम पर आ जाओ। तो ऐसे कह के उसके जो पापा है वो चले जाते हैं। रिद्धि कायरा को बोलती है कि मैं जाती हूँ, मुझे पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ मैं बाद में बात करती हूँ। तो कहती है ठीक है। तभी वो कहती है कि सुनो, आप पापा के साथ जाओ, पापा के साथ पास रहो और उन्हें मेडिसिन वगैरह प्रॉपरली देना और हैंडल करो। तो कहती है ठीक है। ऐसे कह के जो कायरा रहती है वो चली जाती है अपने पापा के पास। रिद्धि अपने पापा के पास जाती है। रिद्धि जब अपने पापा के पास जाती है, बैठती है, तो उसके पापा बोलते हैं कि बताओ बेटा क्या हुआ है, मेरे एब्सेंस में बहुत कुछ हो गया है। तब वो उन्हें सारी बात बताती है जो कायरा की मॉम ने बताई रहती है कि अंकल के साथ कब कैसे क्या क्या हुआ रहता है, ए टू जेड, जैसे आंटी ने बताया रहता है, जैसे आंटी ने पूरी चीज़ बताई रहती है वैसे के वैसे ही, बिना कोई फ़िल्टर लगाए, बिना कुछ करे, रिद्धि भी वो चीज़ बताती है। जब उसके पापा सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है, और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होके बोलते हैं कि ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो सुना था कि सिर्फ़ लड़कियों के साथ मर्द हैरेस करते हैं, क्या औरतें भी मर्दों के साथ ऐसा करती हैं? तो रिद्धि कहती है पापा ये सच है कि एक्चुअल में बॉय लोगों के साथ भी मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट सब होता है, पर हमारा जुडिशियल सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करता है। सबको ऐसा लगता है कि जो लड़के हैं उन्हें ये सब करना ज़्यादा पसंद है, मतलब वो गंदी नज़रों से लड़कियों को देखते हैं। बट ये कोई नहीं सोचता कि यार एक सीधा साधा लड़का भी किसी चीज़ का शिकार हो सकता है। हमारे इंडिया में नहीं है सिस्टम। और ये बात मुझे जब पता चली तो मैंने भी बहुत रिसर्च करी है पापा, मैंने पता किया है, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हुई है जो न्यूज़ आर्टिकल्स इन सब में आया है, बट लीगली वे में कोई नहीं हुआ है। और हमारे इंडिया में ये सिस्टम नहीं है, बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में तो फिर भी सिस्टम्स हैं कि उन लोगों को तो भाई जुडिशली वे में हमें मिल जाएगा। इसके पापा जब ये सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें लगता है ये सब चीज़ें जो हो रही है वो सही बिल्कुल भी नहीं है। तो तभी रिद्धि कहती है कि पापा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा बोलो क्या हेल्प चाहिए। तो कहती है अंकल को इन सब चीज़ों से निकालना है। उन्हें जब से ये पता चला है कि मैं और कायरा रिलेशनशिप में हैं, तब से उन्हें इसी बात का शौक लग चुका है कि मैंने कायरा को हैरेस किया है, मैंने मोलेस्ट किया है और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में आई हूँ। अंकल की बात पे ये बात मतलब अंकल के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है पापा। तो रिद्धि के पापा बोलते पर बेटा ऐसा तो है नहीं ना, आपने तो कुछ भी नहीं किया है। और कायरा तो खुद इनफ मैच्योर्ड है कि अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। तो रिद्धि कहती है हाँ पापा वो है, पर प्रॉब्लम ये है कि उनके पापा को ऐसा फील हो चुका है क्योंकि उन्होंने अपने पास्ट में ये सब चीज़ें फेस करी है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उन्हें कन्विंस करूं मेरे रिलेशन और कायरा के लिए।
पर पापा सीरियसली जब मुझे ये सारी बातें पता चली, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मुझे बहुत रोना आया और अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि यार मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ अंकल के लिए। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। वो जो पास था वो हो चुका है, बट अभी तुम्हारे हाथ में कुछ चीज़ें हैं। आप अंकल की थोड़ी हेल्थ ठीक होने दो, मतलब उन्हें मेडिसिन्स वगैरह से नॉर्मल होने दो। उसके बाद हम सब मिलके उनसे बात करेंगे और उस चीज़ के बारे में उनसे खुलकर इन सब चीज़ों से उन्हें निकालने की कोशिश करेंगे और उन्हें बताएंगे हर एक चीज़। तो उसके जब रिद्धि के पापा इतने ज़्यादा सपोर्टिव वे में रिद्धि को कहते हैं, तो रिद्धि की आधे से ज़्यादा टेंशन ऐसी ख़त्म हो जाती है। ऐसा होता है ना कि जब आपके पास कोई सपोर्ट ऑफ योर लाइफ हो, तो चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाती है। वही चीज़ उनके साथ हुआ था। कायरा को भी इस बात का सपोर्ट था कि रिद्धि है उसकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो मेरे पापा को कन्विंस कर ही लेंगी हमारे रिलेशन के लिए। कायरा बच्ची थी, आई मीन वो बच्ची है, पर जो रिद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है। उसे पता रहता है कि उसे किस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को हैंडल करना है हर एक चीज़ पे, और ये चीज़ उसे बहुत अच्छे से स्पेशल बनाती थी। स्पेशली जब वो उसके पेरेंट्स को, उसकी मॉम को भी अपनी मॉम की तरह ट्रीट करने लगती है। जिया और रश्मि भी अपने फ्लैट्स पे जाते हैं। उनकी भी लाइफ में ये चीज़ होती है कि जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चलती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी अपसेट रहते हैं। तो अ, उनके बीच में भी यही कन्वर्सेशन होती है कि जहाँ रश्मि बोलती है, जिया इस तरीके से होता है क्या? जहाँ जिया भी बताती है कि हाँ होता है, और जो रिद्धि के पापा के साथ, जो कायरा के पापा के साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। तो कहती है, अब मुझे समझ में नहीं आता कि रिद्धि कैसे करेगी, क्योंकि एक तरफ तो उसकी मॉम तो पूरी तरीके से उनके रिलेशन के लिए अगेंस्ट है, और अब पापा से ही उम्मीद थी जिया, और अब पापा भी ये सोचकर कि टीचर है, मोलेस्टेशन ये सब हुआ है, अब कैसे करेगी यार। मुझे बहुत ज़्यादा वरीड हूँ मैं, मुझे रिद्धि के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है यार। तभी जिया एकदम से उठती है और रश्मि को हग करते हुए बोलती है, बेबी टेंशन मत लो। आपको पता है ना कि रिद्धि है वो, जिस इंसान ने हमारे रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लिया, हमारे रिलेशनशिप को स्पेशल बनाया, हमारे लिए अपने मॉम डैड को कन्विंस किया, वो अपने प्यार के लिए तो फिर कितना नहीं करेगी। और आपको पता है ना, उसे उसे समझाना बहुत अच्छे से आता है और वो अलग तरीके से समझाएगी। पर अभी फ़िलहाल मैं वरीड हूँ कि अंकल की तबीयत और ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, क्योंकि उनसे हम जब भी इस टॉपिक पे बात करेंगे तो वो मेंटली डिस्टर्ब है। और आपको पता है, आंटी बार-बार रीना के बारे में बोल रही थी कि रीना है जो उन्हें बहुत अच्छे से सँभालती थी। यार वो रीना आंटी कहाँ है, क्या है, पता नहीं। बट आज अगर वो होती तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उनके उनको लेकर आते और कायरा के जो पापा को हम संभाल सकते थे। हाँ, रश्मि बोलती, हाँ मैंने भी यही सोचा था, बट रिया आंटी तो है ही नहीं ना, अब कहाँ पर हैं पता नहीं। तो कहती हैं कि पता नहीं, और कायरा की मॉम तो इस बारे में कुछ शेयर भी नहीं कर रही हैं। मुझे एक बार ना कायरा से बात करनी चाहिए, कायरा को पूछना चाहिए कि आप एक बार रीना के बारे में पता करो। अगर रीना आंटी के बारे में हमें कुछ भी पता चलता है या कुछ भी क्लू मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने कायरा के पापा को हैंडल किया था, तो काफ़ी हद तक हमारी इश्यूज़ ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। तभी वो क्या करती हैं, जिया और रश्मि एकदम से कॉल करती हैं, वीडियो कॉल करती है कायरा को, और कायरा से पूछती है कि अंकल की तबीयत कैसी है। तो काफ़ी वो बताती है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि पापा को अभी तक मतलब उनके स्लीपिंग पिल्स देके उनको सुलाया है, लेकिन जब वो उठ रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। वो थोड़ा-सा पैनिक हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पापा अभी उस वक़्त को जी रहे हैं। वो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रही रहती है जिया और रश्मि को। तो जिया और रश्मि कहते हैं कि हाँ, मतलब अंकल को अब ऐसा लग रहा है कि अंकल अपने खुद उस पास्ट में पहुँच चुके हैं। अराउंड जब वो मतलब छोटी क्लास में थे, तब वो जिस एज में थे 12-13 साल की, उस एज में वो पहुँच चुके हैं, और उन्हें ये सब चीज़ों से निकालना अब ज़्यादा टफ हो रहा है।
तभी वो रश्मि पूछती है कि डॉक्टर क्या बोले? तो डॉक्टर बोले कि अभी उनसे इस बार मैटर में कोई बात ना की जाए, और उन्होंने तो बस अभी स्लीपिंग पिल्स वगैरह देकर अंकल को, मतलब मेरे पापा को, सुलाया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ मैं, ऐसे कायरा कहती है। और कायरा बहुत रोने लगती है कि मैं पापा को इस कंडीशन में नहीं देख पा रही हूँ, और वो बहुत ज़्यादा रो रही रहती है जिया और रश्मि के साथ वीडियो कॉल पे। तभी जो जिया रहती है वो एकदम से बोलती है कि अच्छा सुनो कायरा, देखो हम लोग अभी ना ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर हमें अंकल को संभालना होगा। एट प्रेजेंट आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप अंकल को संभाल पाओगे। अगर आप भी रोगे तो आप कैसे संभालोगे? तो आपको तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, वरना आप नहीं होगे स्ट्रांग तो कैसे चलेगा? कायरा ये बात समझती है, और वो अपने आंसू पोंछकर बोलती है कि हाँ मैम, आप सही कह रहे हो, बट कहीं ना कहीं मैं कितने हद तक कैसे ये सब चीज़ें करूँ, आप मुझे बताओ। तभी वो कहती है कि सब करेंगे, आप टेंशन ना लो, सब कुछ होगा। मुझे आपसे ना एक बात पूछनी थी कि आप अपनी मम्मी से जाकर वो रीना आंटी के बारे में पता करो, क्योंकि उस समय आपकी मॉम ने कहा था कि रीना ही सिर्फ ऐसी इंसान थी जिन्हों जिनको जिन्होंने आपके पापा को इन सब चीज़ों से निकाला और एक बेटर लाइफ दी, और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जैसे अंकल अभी तक भी हेल्दी लाइफ जी रहे थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं था, ये सब था। जब उनके साथ पास्ट में जो हुआ उसे पास्ट में रखकर अब वो अच्छे से लाइफ जी रहे हैं। तो हमें किसी भी हालत में ना पता करना पड़ेगा कि रीना आंटी ने ऐसा क्या किया था, और रीना आंटी है कहाँ पर, क्या कर रही हैं, कुछ चीज़ें उनके बारे में पता चलेगी तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। तभी कायरा बोलती कि हाँ, पर मेरी मॉम तो बात ही नहीं करती। तो रश्मि कहती यही तो बात है, आंटी बात नहीं कर रही है और आपको बात करवाना पड़ेगा, आप जाओ पता करो। फ़ोन रखने के बाद जो कायरा रहती है वो जाती है, तो सबसे पहले वो डैड के रूम में जाती है जहाँ डैड सो रहे रहते हैं, और जो मॉम है उसके बाजू में बैठी हुई रहती है और उनकी आंखों में आंसू आ रहे रहते हैं, और वो सब चीज़ें उनको याद याद आ रही रहती है। तभी जो कायरा रहती है वो अपनी मॉम के पास जाती है और धीरे से बोलती है, मम्मा मुझे आपसे बात करनी है, आप बाहर आओगे? तो वो कहती है बेटा बाद में करें, मुझे अभी इनको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं है। तो कहती है पापा सो रहे हैं और उन्हीं से रिलेटेड बात है, प्लीज़ आप आ जाओ। तो उसकी मम्मी को भी लगता है कि कुछ अर्जेंट बात होगी, तो वो बाहर जाती हैं। बाहर जाके ये लोग दूसरे रूम पे जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बोलो कायरा, क्या हो गया है? तभी कायरा बोलती है, मॉम अ, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, और आप मुझे कैसे, रिलेशन है हमारे जो सही नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट हम एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। मेरे डैड को कुछ नहीं होना चाहिए, और मैं अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी कायरा की मम्मी कहती हैं, तो बेटा मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मैं तुम्हारी क्या दुश्मन हूँ, या मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ जो तुम इस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? हाँ, माँ हूँ मैं तुम्हारी, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। और और तुम अभी मुझे एट प्रेजेंट ये सब बातें सुनाने लाई हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पति के साथ होना चाहिए अभी, क्योंकि उन्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। और तुम्हारा जो रोज का होता है ना कि आप मुझे माँ नहीं मानती हो, मैं आपको ये है वो है, मैं एट प्रेजेंट अभी कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। और ऐसे कह के जो आंटी होती है वो पलट के जा रही रहती है। तभी कायरा एकदम से हाथ पकड़ती है, अपनी मम्मी को हक कर देती है। ये एटीट्यूड देखकर आंटी बहुत शॉक्ड हो जाती है कि कायरा ने हक किया है, जबकि वो कभी हक नहीं करती है। तो शॉक्ड हो जाती है, तो वो बोलती है कि मम्मा आप शांत हो जाओ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिटरली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए ना मेरे डैड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर मैं यहाँ पर ना आपको कुछ सुनाने या कुछ करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना जानने आई हूँ कि आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मम्मा वो रीना आंटी कौन है, और हमें कहाँ मिलेंगी? क्योंकि आपने बोला कि सिर्फ रीना आंटी इनको हर चीज़ से, पापा को निकाला था उन्होंने, कैसे निकाला था, क्या टेक्निक थी, आपको कुछ तो पता होगा, आप बताओ चीज़ें। और
रीना आंटी कहाँ मिलेंगी? तभी कायरा की मम्मी कहती है रीना इस दुनिया में ही नहीं है। अगर वो होती तो आज तुम्हारे पापा के पास होती, तुम्हारे पापा के साथ होती। रीना नहीं है इस दुनिया में। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ तुम्हारे पापा के लिए, क्योंकि अब उन्हें रीना के बिना मुझे हैंडल करना है। जब मैं छोटी थी तब मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि रीना इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो हर चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल करती थी। और आपके पापा के साथ वो बहुत टाइम तक रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया आपके पापा को। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे हैंडल करूँगी, पर मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। और अब जब रीना नहीं है तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें ही हैंडल करना है। तभी कायरा बोलती कि मम्मा रीना आंटी ने किस तरीके से हैंडल किया था, वो तो कुछ टेक्निक पता होगी, कुछ तो ट्रिक पता होगी। तभी वो बोलती है कि रीना ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ इमोशनली वे में हैंडल किया था। उन्होंने अपने इमोशन से उनको हैंडल किया था। कायरा, कोई ट्रिक और कुछ नहीं होता है कि यहाँ पर मैं आपको पैटर्न बताऊँ कि हाँ ऐसा था, इतने टाइम पे खाना लगाया था, इतने टाइम पे ये लगाया था और ऐसे करके उन्होंने सही किया। ऐसा कुछ नहीं था। रीना ने बहुत इमोशनली उन्हें हैंडल किया था। रीना बहुत प्यार करती थी आपके पापा से, और आपके पापा भी रीना से बेहद प्यार करते थे, बेहद। और रीना ने ना आपके पापा को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बहुत अच्छे से। शायद मैं भी नहीं कर सकती थी। मैं तो थोड़े टाइम के बाद बाहर चली गई थी, मेरी तो शिफ्ट हो चुकी थी, पर हम फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम तीनों कांटेक्ट में रहते थे एक दूसरे के साथ। फिर रीना इस दुनिया में ही नहीं है, और ये बात आज मुझे बहुत ज़्यादा कर रही है जब मैं इनको इस कंडीशन में देख रही हूँ। कायरा, रीना ना बहुत शांत प्रवृत्ति की थी। वो गुस्सा नहीं करती थी, और वो ना बहुत शांति से बैठ के इनको सुनती थी। आपको पता है, आप अपने पापा के ऊपर गए हो, आप बहुत गुस्सा करते हो, पर आप अपनी मॉम के ऊपर नहीं गए हो। मॉम आपकी बहुत शांत थी और बहुत स्वीट थी, और ना बहुत प्यार से ख्याल रखती थी। आप बहुत गुस्सैले हो। और ऐसे बोलकर ना जो एकदम से आंटी को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या कह दिया है, तो वो बात को अब ठीक करते हुए कहती हैं कि आप अपने पापा पे गए हो। और ऐसे बोलकर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती हैं। कायरा का दिमाग नहीं चलता है। कायरा शायद से आंटी के वर्ड्स को ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कायरा की मॉम ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया था जिसमें ही सारे राज छुपे हुए थे। पर वो ध्यान नहीं देती हैं, और वो चुपचाप चली जाती है और बहुत अपसेट होती है। और वो रोने जैसी उसकी हालत होती है कि मैं अपने पापा को कैसे निकालूँ, क्या करूँ, क्या हैंडल करूँ, कैसे समझाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी होता है। तभी रिद्धि उनके घर आती है, और जब बेल रिंग होती है तो वो जाकर गेट ओपन करती है तो रिद्धि रहती है। तो रिद्धि बहुत प्यार से आके पहले कायरा को हैंडल करती है और बोलती है रोने से क्या होगा बच्चा, रोने से सिचुएशन अगर सही होती है तो आप रो लो। मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप बहुत अच्छे से रो लो, जितना रो सकते हो रो लो, बट रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें सिचुएशन को हैंडल करनी है, और ज़्यादा काफ़ी अच्छे से तरीके से हैंडल करनी है। और उस तरीके से हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा-सा मैच्योर्ड होना पड़ेगा, और हमें अपने गुस्से वगैरह को सब शांत रखना पड़ेगा। जैसे ही वो उन्हें उसे अंकल को देखती है, जो रिद्धि है वो रूम पर जाती है, अंकल को दूर से ही देखती है, पास नहीं जाती है, क्योंकि उसे इन बात का डर लगा रहता है कि टीचर का नाम सुन के या टीचर का सुनकर वो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। फिर वो बोलती है कि क्या करना है। तो जो रिद्धि रहती है वो डॉक्टर से बात करती है फ़ोन पे, तो डॉक्टर बताते हैं कि एट प्रेजेंट वो अपनी खुद खुद की पुरानी पास्ट में पहुंच चुके हैं, जो हुआ था उनके साथ बहुत कुछ, तो वो चीज़ें उनके साथ हो चुकी है, तो अब वो धीरे धीरे हैंडल करना है। तो कायरा बोलती है कि हाँ,
मतलब डॉक्टर को बोलती है कि हाँ हम करेंगे, पर कैसे? तो कहते हैं कि देखो, दवाई अपना काम अच्छे से करती है, पर दवाई के साथ किसी की केयर और किसी का प्यार अगर मिले तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल हो जाती है। और आपके पापा को उस समय शायद बहुत ज़्यादा केयर और प्यार मिला है, जो पर्सनली दिया था, तभी जाकर वो आज इतनी अच्छे से लाइफ जी रहे थे कि अंकल को देख के लगता ही नहीं था कि कुछ हुआ है आपके पापा को। तो अभी अगर मैं जब उन्हें इस कंडीशन में देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अ, आपको अभी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। रिद्धि भी जाती है, आंटी से बात करती है, तो कायरा की मॉम को वो समझाते हुए बोलते हैं कि अब करना क्या है, भाई अंकल को है। तो वो कहती हैं कि मैं तो पूरी तरीके से कोशिश करूँगी संभालने की और सिचुएशन को हैंडल करने की, बट मेरे से जितना होगा मैं करूँगी। पर अंकल को क्या रहता है, स्लीपिंग पिल्स दी रहती है तो वो होश में नहीं रहते हैं। तो सिचुएशन अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जो रिद्धि रहती है वो बहुत प्यार से अंकल के पास, जब होश आ जाता है अंकल को, तो अंकल के पास जाकर बैठती है और नॉर्मली तरीके से उनकी तरफ देखती है और वो भी देखते हैं। तब उन्हें एकदम से याद आता है और एकदम से चिल्लाने लगती है, तुम टीचर हो ना, तुम हैरेस करने आई हो ना मुझे, तुम मुझे मेरे साथ ये सब करोगी ना? नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, आप मुझसे दूर रहो। तभी वो एकदम से अंकल का हाथ पकड़ती है और कहती है, अंकल मैं बेटी हूँ आपकी, मैं आपके साथ क्यों कुछ करूँगी? आप आप अभी आप अभी 16 साल के बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो। आप देखो, आप अपने आप को देखो। और वो ऐसे करके मिरर लेकर आती है और मिरर लेकर अंकल को दिखाती है। तो अंकल एकदम से शॉक्ड होके बोलते हैं, तब वो बोलती है कि अंकल आप बड़े हो चुके हो, अब आप वो 16 साल के बच्चे नहीं हो, जहाँ पर आपके साथ ये सब हुआ था। और जिसने आपके साथ ये सब किया था वो तो कब की जा चुकी है, उन्हें तो सज़ा भी मिल गई है और उनको ना अभी वो जेल में हैं, ऐसे कह के रिद्धि बोल देती है। तो ये बोलती कि सच बोल रही हो तुम, जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया था वो सच्ची में जेल में हैं। हालाँकि रिद्धि को ये सारी बातें पता नहीं रहती कि वो जेल में है कि नहीं, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से तो उसे कोई सज़ा ही नहीं हुई। पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। एट प्रेज़ेंट उन्हें सिर्फ़ इतना पता था कि किसी भी हालत में उसे अपने मतलब ससुर जी, होने वाले ससुर जी को किसी भी हालत में चीज़ों से, सिचुएशन से बाहर निकालना है। तो वो कह देती है कि हाँ, उन्हें जेल हो गई है और उन्होंने ना वो सज़ा काट रही हैं। आप टेंशन मत लो, आपके साथ जो उन्होंने किया है ना वो बहुत ज़्यादा गलत था। पर अंकल मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, एक छोटी-सी बेटी, आपकी क्यूट सी बेटी हूँ। मैं आपके साथ क्यों कुछ करूँगी? और आप देखिए अब आप कितने बड़े हो गए हो, आप एक बिज़नेसमैन हो और आप बिज़नेस सँभालते हो और आप अभी तक डर रहे हो किसी चीज़ से? आप डरने वालों में से कहाँ हो? आप तो हर एक सिचुएशन को फ़ेस करने वालों में से हो। और ऐसे करके बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। जो कायरा रहती है, वो वहीं पर डोर पे खड़ी हुई रहती है और कायरा की मम्मी भी रिद्धि के पीछे खड़ी हुई रहती हैं। पर रिद्धि का जो वे होता है बात करने का, टैकल करने का, वो काबिल तारीफ़ रहता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी रहती है रिद्धि, मतलब उसकी इकोनॉमिक्स वगैरह हर एक चीज़ें बहुत प्यारी रहती है। तो वो बहुत अच्छे से बात कर रही रहती है और सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल करती है। तो जो अंकल रहते हैं, पहले तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं रिद्धि के साथ, पर जब वो रिद्धि जब काफ़ी अच्छे से उनको ये बताती है कि यार ऐसे से ऐसी सिचुएशन हो चुकी है और वो जेल में है, तब उन्हें वो चीज़ पे भरोसा होता है और बहुत प्यार से और वो हँसते खिलखिलाते उन्हें उस चीज़ से निकालती है। तो जो रिद्धि रहती है वो अपने मतलब फादर इन लॉ को बहुत प्यार से टैकल कर रही रहती है। कायरा जब देखती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है और जो आंटी रहती हैं, उन्हें भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वो एकदम से कहती है कि सबके सामने बोल देती हैं कि आज रीना भी होती तो सच बोलूँ रिद्धि वो ऐसे ही सँभालती। तभी अंकल को याद आता है कि रीना अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी आँखों में से आँसू निकलने लगते हैं। तभी वो कहती हैं कि अंकल आप रो क्यों रहे हो? तो कहती है पता है, रीना ऐसी ही थी, आपकी तरह थी बच्चा। बहुत स्वीट थी, बहुत क्यूट थी रीना। आज वो नहीं है, मुझे बहुत याद आती है उनकी। तो रिद्धि हाथ पकड़ के बोलती है अंकल का, हाँ वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना आपकी बेटी,
आपकी बेटी आपके साथ हमेशा से है, तो आपको किस बात का टेंशन है? और अंकल, रही बात टीचर की, तो हर टीचर खराब नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। तो कहते हैं कि आपने भी तो मेरी बेटी के साथ गलती किया है ना? तो निधि कहती है, नहीं अंकल, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और ऐसे कह के वो कुछ बात करने ही वाली रहती है, लेकिन अंकल की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो रिद्धि कहती है, इस टॉपिक पे हम जब बात करेंगे जब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अभी फ़िलहाल अभी आपको मेडिसिन लेने की टाइम हो चुका है। और मेडिसिन खिला के अंकल को सुला देती है। और वहाँ से बाहर निकलती है रिद्धि, कायरा, रिद्धि कायरा। तब वो कायरा बहुत ज़्यादा हक कर रही रहती है, और हक करके बहुत टाइटली हक करके वो बोलती है कि बेबी यू आर ऑसम, यू हैंडल माय फादर इन अ वेरी गुड वे। तो कहती कि ससुर जी हैं मेरे, हैंडल तो करना पड़ेगा। और कायरा बहुत क्यूट रहती है और उसे इतनी खुशी होती है, तो वो उसके चिक्स पे किस कर देती है और उसके लिप पे किस कर देती है। हॉल में इस टाइम रहता है कि कायरा को इतना ज़्यादा प्यार आ रहा रहता है रिद्धि पे कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती है, और वो लिप किस कर देती है। और जब वो किस कर रही रहती है तो दोनों एक दूसरे को मतलब खो चुके रहते हैं। और उतनी देर में जो आंटी है वो बाहर आ जाती है और वो देखती है। तभी वो एकदम से चिल्लाती, कायरा। तो कायरा एकदम से डर जाती है और पीछे हो जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इन लोगों को पता ही नहीं चलता, ये लोग कहीं पे भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बोलना है आप मुझे बोलिए, या फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टा पे भी आकर बोल सकते हैं। और आपको कैसी लग रही है स्टोरी, आप मुझे प्लीज़ बताइए। थैंक यू।